गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को लेक्चर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट का चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसका लेक्चर 1 से आगे लेक्चर 2 अब आपको कराने जा रहा हूँ। लेक्चर 1 में हमने आपको लास्ट टॉपिक जो कराया था वो बेटा कराया था प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग की आपको प्रोसेस बताई थी। फर्स्ट प्रोसेस जो बताई थी आपको फ्रिक्शन या रबिंग प्रोसेस, फ्रिक्शन और रबिंग प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस आपको बताई थी इंडक्शन प्रोसेस। अब बेटा थर्ड प्रोसेस जो आपकी है वो है कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है और उससे चार्ज का ट्रांसफर होता है। कोई भी एक बॉडी है दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आई, एक चार्ज बॉडी है दूसरी अनचार्ज है, जब कांटेक्ट में आती है कांटेक्ट में आने पर चार्ज का ट्रांसफर होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडक्शन प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्फीयर है जिसका चार्ज Q है और एक ही स्फीयर है इसी सेम साइज का स्फीयर है ये, और इसका कोई भी चार्ज नहीं है। Q की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो दोनों का नेट चार्ज कितना हो जाएगा Q1 और यहाँ पर Q2 0, दोनों ऐड हो गए तो दोनों का चार्ज हो गया Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और Q की वैल्यू हो गई Q के इक्वल Q1 की, क्योंकि Q2 की वैल्यू क्या है आपके पास 0। अगर ये बोला जाए कि दोनों स्फीयर पर अलग अलग कितना चार्ज होगा, अगर ये बोला जाए दोनों स्फीयर पर अलग अलग कितना चार्ज होगा, दोनों सेम साइज के हैं तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना हो गया Q1, अब इक्वली डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, इसका इक्वली डिवाइड होगा तो आधा इस पर चला जाएगा आधा इस पर हो जाएगा, तो जो चार्ज आएगा Q A की वैल्यू, ये A स्फीयर और ये B स्फीयर, Q A की वैल्यू हो जाएगी Q1/2 और Q B की वैल्यू भी क्या हो जाएगी QA/2। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका कंडक्शन प्रोसेस। ये तो हमने चार्ज की बात की। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहले इसे नोट कर लीजिए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बेटा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेटा चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बेटा जो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है वो हमारे पास 3 है। कौन कौन सी है? चार्ज इज, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड हम बात करें बेटा तो सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और थर्ड है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास 3 बेसिक प्रॉपर्टी है। हमारे पास ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी हमारे पास है। अब बात करते हैं सबसे पहला हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बेटा है क्या, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें होता क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, इसमें जो टोटल चार्ज होता है किसी बॉडी पर वो कितना होता है इसकी बात करें। यानी आपको बताया गया था किसी बॉडी से
जब इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो क्या होता है उस पर बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है। आपको मालूम है किसी बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उस पर उतना चार्ज आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकले कितने, जैसे कि हमारा हम ऐसा मान चल रहे हैं किसी बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस बॉडी पे कितना चार्ज आया, 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होगा, Q इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो उसका चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी से 500 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो उस पर कितना चार्ज आया होगा, Q इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ रही है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू n, लिख सकते हैं कि नहीं, Q इक्वल टू n। इसी को बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम बोल सकते हैं द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू the total charge of the body is always equal to total sum of multiple integral of the charge of electron। जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल इंटीग्रल के इक्वल होगा, Q इक्वल टू NE। इसी को बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं बेटा सेकंड केस। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, आपको 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो कितने आएंगे। क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा ये हमें सॉल्व करनी है। तो आपको मालूम है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, आपको चार्ज की वैल्यू दे दी 1 कूलम, आपको चार्ज की वैल्यू कितनी दे दी है 1 कूलम, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के लिए गिवन Q इक्वल टू 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम होता है कितना होता है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है बेटा। तो आप फॉर्मूला आओ Q इक्वल टू N, रिप्लेस करेंगे ये तो कितना हो जाएगा, N इक्वल टू Q अपॉन E। N की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, Q कितना है आपके पास 1 और E की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा ये पावर ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6। इसका डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 6.25, ठीक है, और 10⁻18 तो आएंगे यहाँ पर। तो आपका जो टोटल चार्ज आया वो कितना आया, Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। इसकी यूनिट क्या होगी, कुछ नहीं, क्योंकि ये क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में होते हैं। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज 6.25 इंटू 10⁻+18 कितने होते हैं, n 1 कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है, इतना नोट कीजिए। सेकंड बेटा आपका है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? पहला पॉइंट इसका, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remain constant। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज neither be created and nor be destroyed, only transfer one system to another system। ठीक है, चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, केवल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हो गया बेटा आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको नोट करो। बेटा थर्ड है आपका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या बेटा? हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी कोई सिस्टम है उसके पास हमने अलग अलग चार्ज दिए, पहले उसको 2 कूलम का चार्ज दिया, फिर 4 कूलम का चार्ज दिया, फिर 10 कूलम का चार्ज दिया। अब पूछा है इस पर टोटल चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज जो इक्वल होगा वो एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा जो उसको इंडिविजुअल चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू sum the algebraic sum of the individual charge of the system। उस सिस्टम को जो इंडिविजुअल चार्ज दिया गया है ये उसके इक्वल होगा। ठीक है, the total charge of the system is equal to sum of the algebraic sum of the individual charge present in the body। ये इक्वल होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज ऑफ द बॉडी। जैसे कि आपके पास एक ये सिस्टम है, ठीक है, इसको ये +2 कूलम -+2 कूलम का चार्ज दिया, फिर 4 कूलम का नेगेटिव चार्ज दे दिया, फिर 6 कूलम का पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, अब इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इसकी बात करेंगे तो 2 और 6 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे प्लस के 4 कूलम का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको Q = Q1 + Q2 + Q3 ... Qn। जितने चार्ज होंगे वो सभी चार्ज क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इसको नोट कीजिए बेटा। अभी तक जो हमने स्टडी की वो चार्ज की प्रॉपर्टी की बात की, ये तमाम चीजें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं कि चार्ज और मास, यानी कोई एक बॉडी है जब वो जा रही है किसी बॉडी से निकल के तो अपने साथ में चार्ज के साथ में वो अपने मास को भी ले जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोई भी बॉडी है वो विदाउट मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन विदाउट चार्ज के एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे आपके पास 1 ग्राम का कोई भी न्यूट्रल
या आपके पास किसी भी वेट का एक न्यूट्रल पार्टिकल यानी उसका कोई भी चार्ज नहीं है, उसका चार्ज न्यूट्रल है, तो उसका मास तो है, तो वो मास अगर मास पे इधर से इधर ले जा रहे हैं, क्या ये अगर ये मास इधर से इधर जा रहा है तो क्या ये मास जो चार्ज को ले जा रहा है? नहीं, इसका चार्ज क्या न्यूट्रल। लेकिन अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर ले जाएं तो इलेक्ट्रॉन अपने चार्ज को भी लेके जा रहा है और साथ के साथ मास को भी लेके जा रहा है। तो हम कह सकते हैं चार्ज एग्जिस्ट विदाउट, जो चार्ज है, चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, लेकिन मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास विदाउट चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज विदाउट मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अब बेटा लेकिन इसका जो इफेक्ट आता है, स्पीड का भी एक इफेक्ट होता है, वो आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब आपने देखा 11th क्लास में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन में, जब दो मास बॉडी होती हैं न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कोई भी दो चार्ज बॉडी हैं, जब लाइक चार्ज होते हैं तो ये रेपल करते हैं और अनलाइक चार्ज होते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन मास के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है। ये इस टाइप के फोर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मास और चार्ज में क्या क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। चार्ज और मास में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। एक टेबल बना रहे हैं हम, इधर चार्ज और इधर मास। ठीक है। बेटा चार्ज और मास, पहला पॉइंट, चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप का होता है। इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट may be positive and negative। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। लेकिन जो मास होता है ये हमेशा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम बात करें सेकंड पॉइंट की। बेटा फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो चार्ज है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, लेकिन जो मास है ये पॉजिटिव हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फोर्स बिटवीन टू चार्ज गिवन बाय कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ। जो फोर्स दो चार्ज के बिटवीन फोर्स अप्लाई होता है वो कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू अप्लाई होता है। ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज आर गिवन बाय force between two charge are given by Coulomb's law of electrostatics। ठीक है। लेकिन हम बात करें मास में तो दो मास के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होता है वो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन टू मास गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे बेटा मैं आपको अभी फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, बाद में इसको समझाऊंगा। कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है तो चार्ज के बिटवीन वो होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 और Q2 जो है ये चार्ज है
और ये जैसे आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता था ऐसे ये कांस्टेंट है, और जो r है इन दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस है। और यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आएगा आपने पढ़ा था G इक्वल टू F=G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करें बेटा, जो चार्ज है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। लेकिन मास की बात करें, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, मास जो है वो विदाउट चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज विदाउट मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, फोर्स बिटवीन टू चार्ज में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दो चार्ज के बिटवीन जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का हो सकता है। फोर्स बिटवीन टू चार्ज may be attractive and repulsive। and repulsive। ठीक है, लेकिन यहां पर बात करें तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। फोर्स बिटवीन टू मास में बी, force between two mass always attractive। बेटा दो मास के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, लेकिन दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होगा वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप के नेचर का होगा। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट बेटा, जो चार्ज पार्टिकल है ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता कि अगर स्पीड चेंज हो जाए तो चार्ज चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज कितनी भी स्पीड से जाए लेकिन उसका जो जितना चार्ज है उसका चार्ज उतना ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं चार्ज इज नॉट रिलेटिव, या ये बोले चार्ज इज नॉट चेंज विद स्पीड। Charge is not change with speed। चार्ज कभी स्पीड के साथ चेंज नहीं होता। मास, इसकी बात करें बेटा, मास चेंज विद स्पीड। बेटा मास स्पीड के साथ चेंज होता है, लेकिन कितना चेंज होता है, कैसे होता है, ये इस फॉर्मूले समझेंगे। m इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस v अपॉन सी, 1 माइनस v अपॉन सी। ठीक है, सॉरी v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बेटा यहाँ पर v स्क्वायर जो है स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल है, c स्क्वायर जो है स्पीड ऑफ लाइट है, m नॉट है रेस्ट मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और m जो है मूविंग मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अगर यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल से अगर वो लाइट की स्पीड से चलने लग जाए तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ पे अगर v की वैल्यू c के इक्वल हो जाएगी तो c स्क्वायर कैंसिल, 1 टाइम 1 से 1 कैंसिल, क्या हो गया 0, और 0 का जब डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू में तो क्या था इनफाइनाइट, तो मास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो जो मास है, जब कोई मास लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे तो उसका मास जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि मास है ये स्पीड के साथ वेरी करता है, लेकिन चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है। ये नोट कर लीजिए बेटा। बेटा जो आपका टॉपिक है चार्ज, इसकी थ्योरी तो आपकी कंप्लीट फिनिश हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए एक सीट है, इसकी फोटो लेनी है। एक सीट है, इसकी फोटो लेनी है। की सीट है। अब इस सीट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आपकी सीट आपके इस वीडियो में है। अ कॉम ड्रॉन फ्रॉम पर्सन हियर ऑन द ड्राइव डे कॉज 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन टू लीव द पर्सन हियर एंड स्टिक टू कॉम कैलकुलेट द चार्ज कैरिंग बाय कॉम। बेटा ये कि ये कोई पर्सन है, वो ड्राई डे में अपने हेयर से कॉम को रब करता है, तो 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन लीव्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द चार्ज कैरिंग बाय द कॉम, तो कॉम ने कितना चार्ज लिया, कॉम पर कितना चार्ज आया। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसने n की वैल्यू दे दी है 10 to the power 22। given that n equal to 10 to the power 22। अब उसने चार्ज ही तो पूछा है बेटा, इतने क्या ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो गया सॉल्व करने के लिए, Q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू Q अपॉन ई। चार्ज आपके पास कितना है, चार्ज चार्ज तो आपको निकालना है, आपको चार्ज फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आपके पास क्या n की वैल्यू गिवन है कितनी है 10 to the power 22 इनटू इसकी वैल्यू कितनी है, e की 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 90। ठीक है बेटा, जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो पहले जो पावर वाली वैल्यू है उनको एक तरफ करना है और वैसी वैल्यू को एक तरफ। तो 1.6 पावर वाली वैल्यू 10 to the power 22 और 10 to the power 90। जब बेस इक्वल हो तो पावर को हम क्या कर देते हैं, साइन के साथ ऐड कर देते हैं। तो 1.6 इंटू, देखो इसका भी 10 इसका भी 10, तो हम इसको क्या लगेंगे 10 20 माइनस 90। तो बेटा पावर कितनी बची 10 to the power 20 में से 90, 22 में से 90 गए 3। ठीक है, तो जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया 1.6 इंटू 10 to the power 3 कूलम का चार्ज डेवलप हो गया। सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको फाइंड करना है। गिवन मास दिया गया है टोटल 75 किलोग्राम और इसने ये बोला 75 किलोग्राम मास में, मास कितने 75 किलोग्राम मास के इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन इतने ले लिए कि इनका टोटल मास कितना 75 किलोग्राम, तो उनका चार्ज कितना होगा। तो बेटा आप ये तो टोटल मास हो गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 to the power 31। तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल टोटल मास इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। यहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी n इक्वल टू m अपॉन m ही है यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैपिटल M है टोटल मास। तो n इक्वल टू 75 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी 9.1 इंटू 10 to the power माइनस के 31। बेटा ये 31 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 75 इंटू 10 to the power प्लस के 31 अपॉन 9.1। इसका आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, n इक्वल टू 8 टाइम ही जाएगा क्या, हाँ 8 टाइम जाएगा और इसके बाद 8.4 के समथिंग। ठीक है, इंटू 10 to the power 31 ये आ गया बेटा आपके पास, ये n की वैल्यू आ गई। अब इसमें चार्ज ही तो पूछा है आपसे, तो आप फॉर्मूला क्या लाओगे Q इक्वल टू एन ई,
एन की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, एन की वैल्यू की बात करें 8.4 इंटू 10⁻31 पॉइंट लिखें, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैंने आपको बताया 8.4 मल्टीप्लाई 1.6, ये वैल्यू हमने एक तरफ कर ली 10⁻31 और इंटू 10⁻⁻19। जब बेटा बेस इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो 8.4 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻31 ठीक है बेटा, इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 64 कैरी 6, फिर ये हो गया 108 108 और 6 114, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितने हैं 31 में से 19 गए, तो 31 में से 19 जाएंगे तो 2 1 कितने बचे बेटा 12। अब लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हमें क्या करना होता है कि 1 डिजिट को हम इंटीजर छोड़ते हैं, बाकी को डेसिमल बना देते हैं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यानी इसको इधर लेके आए तो हमारे पास 1.144, हमने अपनी तरफ से 3 का 3 पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ प्लस के पावर आ जाएंगे 3 इंटू 10⁻12। अब उसी रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों, ये प्लस के 3 ये प्लस के 12 कितने हो जाएंगे प्लस के 15, तो Q इक्वल टू 1.144 इंटू 10⁻15 कूलम का चार्ज डेवलप हो जाएगा। उस बॉडी 75 किलोग्राम मास में इतना चार्ज होगा, इसे नोट कीजिए बेटा। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, कोई बॉडी है 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो 1 कूलम चार्ज को पास होने में कितना टाइम लगेगा बेटा, ये 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये आपके कितने किस में होते हैं 1 कूलम चार्ज में। लेकिन 1 सेकंड में कितने निकल रहे हैं 10⁻9, तो टोटल चार्ज को निकलने में कितना टाइम लगेगा, इसने ये पूछा है। हाउ मेनी सॉरी if a body gives out 10⁻9 electron every second, how much time required, हमें दिया क्या, निकालना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, given that हमें दिए यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास एवरी सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड कितने पास आउट हो रहे 10⁻9, निकालना क्या हमें टाइम, और चार्ज कितना दिया है T इक्वल टू 1 कूलम चार्ज। तो बेटा आपने निकाला वी नो डेट, सॉल्व कर रहे हैं, वी नो डेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18, और पास कितने हो रहे हैं इतने, तो आपको टाइम निकालना है। तो बेटा 1 एवरी सेकंड में इतना हो रहा है टोटल टाइम, और टोटल पास होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या करोगे टोटल इतने हैं और इतने एवरी सेकंड निकल रहे हैं, तो 6 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पास आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया बेटा हमने। तो 6.25 इंटू 10⁻18 अपॉन पास कितने हो रहे हैं 10⁻9 एवरी सेकेंड, तो बेटा टी की वैल्यू आपके पास कितनी आई, टी की वैल्यू ये डिवाइड करेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू ये पावर ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की,
तो आपका कितना है t इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। इतने सेकेंड का टाइम लगेगा इसको पास आउट होने में। ठीक है, इसको ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट टू मोल ऑफ नेचुरल हाइड्रोजन गैस। यानी कितने मेगा कूलम का चार्ज पॉजिटिव चार्ज 2 मोल नेचुरल हाइड्रोजन गैस में होगा। 2 मोल नेचुरल हाइड्रोजन गैस है, उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पूछा गया है कितना होगा। बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया क्या है, मोल की वैल्यू कितनी दी है 2। ठीक है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है। इसमें किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए 2 मोल है। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि इसमें कितना चार्ज होगा, चार्ज की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा 2 मोल दिया गया है। अब हाइड्रोजन गैस में बात करें तो पहले इसमें हम नंबर ऑफ एटम निकालें। 2 मोल में कितने नंबर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, जब उसका नंबर ऑफ एटम पता चल जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं एवरी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पर आप निकालोगे तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम सॉल्व करते हैं इसको, हमें निकालना क्या है Q। ठीक है, सॉल्यूशन हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम। बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम टोटल नंबर ऑफ एटम के लिए। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक, यही तो फॉर्मूला लगेगा। बेटा मोल कितने हैं 2, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.23 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो बेटा ये नंबर ऑफ एटम आ गया, क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम। अब आप जानते हो व्हाट वी नो दैट number of electron present in every atom of every hydrogen atom, every hydrogen atom is equal to 1। 1 के इक्वल होते हैं, यानी एवरी 1 मिलता है। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एवरी एटम। एवरी एटम में कितने हैं। ठीक है, तो बेटा नंबर ऑफ एटम कितने, 2 इंटू 10⁻2 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 इंटू 1। तो बेटा n की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो कितनी आ गई, 2 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23। आपको चार्ज ही तो निकालना है, तो Q इक्वल टू n ही लगा देंगे। n की वैल्यू आपको मालूम है 2 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इस पर आपको चार्ज निकल आएगा। ठीक है, इतना होगा, इसे नोट कीजिए। अब बेटा आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन शीट के अकॉर्डिंग, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कप वाटर। आपके पास एक कप वाटर है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने बेटा, तो हमें दिया क्या है, गिवन दैट 1 कप ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं,
तो 1 कप में हम ऐसा मान चल रहे हैं कि हमारे पास 200 ग्राम पानी है। m की वैल्यू दे दी 200 ग्राम। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप कैसे निकालोगे, पहले आपको, और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, H2O। हमारे पास क्या है, H2O पानी है 200 ग्राम, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बेटा आपको पानी है, पानी किससे बना है, मॉलिक्यूल से। तो आप 200 ग्राम पानी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर लें पहले। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 200 ग्राम वाटर। बेटा 200 ग्राम ऑफ वाटर में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हम क्या लगाते हैं, एवोगाड्रो नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू गिवन मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इनटू गिवन मास। लेकिन गिवन मास बेटा हमेशा ग्राम में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, ग्राम में, अपॉन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। अब बेटा हम यहाँ पे ये सॉल्व कर रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, गिवन मास 200 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है, H2O की बात कर रहे हैं, H इसको लिख सकते हैं 2H प्लस O। बेटा इसका मास कितना होता है, 2, हाइड्रोजन का मास 1, एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 16 18। कितना हो गया, 18। तो बेटा ये मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 18। ठीक है, इसको कैंसिल किया 9 10, तो इसको हम ले सकते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर बेटा 23, और ये 2 जीरो बचे तो 10 की पावर 2 अपॉन 9। ये आपको क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए बेटा हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो सॉरी वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2H प्लस O लिखेंगे इसको। हाइड्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 1 तो 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, टोटल कितना हो गया, 2 + 8 10, कितना हो गया 10। तो अब हम निकाल रहे हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एवरी मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6.023 इंटू 10 की पावर कितने हो जाएंगी 25 इंटू 10 अपॉन कितना हो गया 9। तो बेटा कितना आ गया अब आपके पास, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये 10 की पावर 26 इसका डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 23 इंटू 10 की पावर 25 अपॉन 9। बेटा 9 का डिवाइड करें, 9 का डिवाइड करेंगे 60 में तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, और 7 टाइम सॉरी 7 टाइम नहीं 6 टाइम, और 6 टाइम में 54, बचे कितने यहाँ पर 6, फिर 62 हो गया, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर बचा कितना यहाँ पर 8 हो गए 83, और कितने टाइम जाएगा 9 टाइम इंटू 10 की पावर 25। इतने बेटा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर आपको इसमें चार्ज भी निकालना होता तो आप क्या लगाते, Q = NE, n की वैल्यू कितनी है 6.69 इंटू 10 की पावर 25, और ये आपको माना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करोगे
तो 6.69 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी होगी हमारे पास, 10 की पावर हो गई 6 हमारे पास प्लस के, आगे मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व हो जाएगा, ये चार्ज आ गया। यहाँ पे बेटा आपका ये टॉपिक चार्ज फिनिश हुआ। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में आपको कूलम्ब्स लॉ, ऑसिलेटेड एप्लीकेशन, ऑसिलेटेड न्यूमेरिकल कराई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये आपका चार्ज यहाँ तक बिल्कुल फिनिश हो गया, ठीक।